नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी उपन्यास की यात्रा के ऊपर। कल हम लोगों ने बात की थी प्रेमचंद काल के बाद जो उपन्यासकार हुए उनके बारे में, क्या मुख्य प्रवृत्ति थी, किस तरह के उपन्यास उस दौर में लिखे गए और किस तरह से शिफ्ट आया प्रेमचंद युगीन उपन्यास और उसके बाद के उपन्यास में। आज हम लोग देखेंगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, खास करके 1950 के बाद जो उपन्यास में प्रवृत्तियाँ सामने में देखने को मिलती हैं और कौन कौन से उपन्यासकार हैं जो इसको समृद्ध किया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी लेखनी को आगे बढ़ाई। तो उन सभी बिंदुओं पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर पीसी टंडन साहब। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और उपन्यास के विधा पर इनकी खास पकड़ है। 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को उपन्यास की यात्रा को समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर टंडन को आमंत्रित करते हैं कि अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम बातचीत करेंगे हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा के अंतिम चरण पर, जिसको हम अद्यतन हिंदी उपन्यास के रूप में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर जो हिंदी उपन्यास है, जिसका विभाजन करते हुए हमने चर्चा की थी कि भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन और फिर उसके बाद छायावादी उपन्यासों का जो दौर था, जिसको प्रेमचंद युगीन उपन्यास के रूप में हमने जाना था। और इससे पहले हमने प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, उसके स्वरूप, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसकी भाषा, उसके कथानक आदि में समय सापेक्ष जो परिवर्तन हुए उन पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अद्यतन हिंदी उपन्यास पर। अद्यतन हिंदी उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें जैसे जैसे आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के बाद उत्तर आधुनिकीकरण का दौर आता चला गया, वैसे वैसे उपन्यासों की जो सोच है, उपन्यासकारों का जो दर्शन है, वह बदलता चला गया। कहीं उसमें पाश्चात्य संस्कृति का दबाव दिखाई देने लगा, कहीं बदलते हुए मशीनी युग का प्रभाव दिखाई देने लगा, कहीं बाज़ार की बदलती स्थितियां उपन्यास और उपन्यासकार को प्रभावित करने लगी। इस तरह से ये जो परिवर्तन हुए, उसमें पात्र योजना बदली, चारित्रिक सोच बदलती चली गई, भाषा का मुहावरा और तेवर बदलता चला गया। तो ये जो उपन्यास है अद्यतन, ये वस्तुतः 1950 के बाद एक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है हिंदी उपन्यास में, और 70-75 तक आते आते तो ये परिवर्तन एकदम मुखर हो जाता है। तो प्रेमचंदोत्तर युग में हमने जो चर्चा की थी, उसमें 50-55 तक, 60 तक के जो उपन्यासकार थे, उनकी उपन्यास की वस्तु को हमने देखा कि किस तरह से वो भारतेंदु युग से उपन्यास चला था, जहाँ से तिलस्म और अय्यारी के उपन्यास लेखन की एक शुरुआत थी। उसके बाद जैसे जैसे आज़ादी की बात आई तो स्वातंत्र चेतना के उपन्यास आने लगे। उसके बाद सामाजिक समस्याओं की बात आई तो समाज की तमाम विद्रूपताएँ, कमज़ोरियाँ, दोष, ये सब का विवेचन उपन्यासों में मिलने लगा। फिर उसके बाद ज़रूरत के आधार पर, जैसे हम अक्सर कहते ही हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो रचनाकारों ने भी समय और संस्कृति को, समाज और सभ्यता को अच्छी तरह से देखा, समझा, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु आदि की बुनावट भी की। तो ये जो दौर है अद्यतन हिंदी उपन्यास का, मोटे तौर पर 50 के बाद का दौर हम इसको मान लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि विशेष रूप से जो जिस परिवर्तन को हम रेखांकित कर सकते हैं, वो परिवर्तन 7वें और 8वें दशक से प्रारंभ होता है। 7वें और 8वें दशक से मेरा अभिप्राय है कि 1960 के बाद का जो दौर है, वहाँ से ये प्रारंभ स्पष्ट बदलाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। शुरू के, यानी इस अद्यतन उपन्यास के अगर प्रारंभिक 15-20 सालों की परिकल्पना हम करें, तो हम देख सकते हैं कि इन उपन्यासों में लगभग इस तरह के उपन्यासकार मिलते हैं जिन्होंने संवेदना के धरातल पर उपन्यास को एक नई ज़मीन दी, एक नई भूमि दी, और रूपबंध के या आकार के, जिसको हम सैद्धांतिक दृष्टि से उसकी संरचना की परिकल्पना करते हुए विचार करते हैं, उसको और शिल्प को, और साथ साथ उपन्यास के उद्देश्य को बदलने का भी एक सायास प्रयास हमें इन उपन्यासों और उपन्यासकारों में दिखाई देता है। इस बीच के हिंदी उपन्यास धीरे धीरे देश विदेश के पाठकों को, उपन्यासकारों को, समीक्षकों और विचारकों को जोड़ता चला जाता है। यानी ये जो 50 के बाद का और 75-80 के बीच का जो दौर है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो उपन्यास और उपन्यासकार है, वो विदेशी सभ्यता और संस्कृति को भी आत्मसात कर रहा है। उन उपन्यासों में विदेशी पात्र भी आ रहे हैं, हमारे भारतीय
नागरिकों का या पात्रों का विदेश गमन भी हो रहा है, उनसे जो दबाव और प्रभाव मानसिकता पर, सोच पर, दर्शन और दृष्टि पर पड़ रहा है, उसका प्रतिबिंबन भी इन उपन्यासों में दिखाई देने लगा है। समकालीन समाज की, विकासशील भारत की, बदलते सामाजिक सांस्कृतिक दौर और इस दौर के साथ मूल्यों की चेतना, ये जो बदलते हुए मूल्य हैं, ये भी समय सापेक्ष परिवर्तन होता है। हम जैसी जैसी समाज में परिवर्तन की हवा चलती है, उसी तरह से फिर कथानक को और कथा वस्तु को बदलने का रचनात्मक प्रयास भी उपन्यासकार करते चलते हैं। तो ये सारी बातें जिसमें हम बदलते सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए देख सकते हैं कि इन उपन्यासों में उनका आगमन बहुत तेज़ी से होने लगा था। 7वें, 8वें या 9वें दशक की जो समस्याएं थीं, जो चुनौतियां थीं, जिनका सामना यहाँ के नागरिक, यहाँ के सामाजिक लोग कर रहे थे, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वृद्धों और बुजुर्गों की बात हो, चाहे स्त्रियों और महिलाओं की बात हो, अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना हम 7वें दशक में जो 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 उपन्यास थे, जो रचनाएं थीं या रचनाकार थे, या जो सामाजिक प्रतिबिंबन करने वाला एक बड़ा माध्यम है सिनेमा था, इन सब के कारण समाज में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, जो समस्याएं, चुनौतियां आ रही थीं, बल्कि ये भी कहूँगा कि जो विसंगतियां आ रही थी, बहुत सारी विसंगतियों का भी हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में आगमन हो रहा था, और इन सब के कारण बहुत सी विद्रूपताएं जन्म ले रही थी। कभी कभी हम जब इनका विश्लेषण करते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे ऐसी घटना, ऐसे ऐसे संदर्भ, ऐसे ऐसे चारित्रिक परिवर्तन दिखाई देते हैं समाज में, जिनको लेकर हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक सभ्य समाज में ऐसा सब भी होता है। तो उन सारे प्रश्नों को, ऐसी सारी समस्याओं को इन उपन्यासकारों ने मौका मिलते ही, अवसर मिलते ही अपने रचनाक्रम से जोड़ा है। 21वीं शताब्दी का जो सूचना और संचार क्रांति का दौर है, वह भी इसी अद्यतन उपन्यास में हम देख सकते हैं, जिसने भारतीय परिवेश की उन जटिलताओं को, उन यंत्रणाओं को, जो मशीनी युग का आगमन हुआ, जिसमें विशेष रूप से उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें बाज़ारवादी संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें कंप्यूटर का और मोबाइल का और इंटरनेट का और ब्लॉग राइटिंग आदि का, इन तमाम चीज़ों का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ, तो इन सब ने किस तरह की मानसिकता का निर्माण किया, किस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को हमारे सामने प्रकट किया। तो इस दौर का जो उपन्यासकार है, वो बड़ी सूक्ष्म और पैनी नज़र बदलते हुए घटनाक्रम पर, बदलती हुई सामाजिक स्थितियों पर रखता है। इन उपन्यासकारों ने हर सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत या राष्ट्रीय, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या हो, और कहीं कहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी औपन्यासिक रचनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने का बहुत ही सफल प्रयास किया गया है। तो जो कथानक है वह बदला है, जो कथा वस्तु है वह बदली है, और उपन्यास की तकनीक भी बदली है। कहीं फैंटेसी का आगमन हो रहा है, कहीं चेतना प्रवाह की दृष्टि से फ्लैशबैक की योजना का समावेश किया जा रहा है, कहीं जो गद्य की अन्य विधाएं हैं, जैसे संस्मरण अगर है मान लीजिए, तो संस्मरणात्मक शैली में उपन्यास लिखने का भी प्रयास हुआ है और सफल प्रयास हुआ है। इसी तरह रेखा चित्रात्मक पद्धति से भी उपन्यास लिखे गए हैं। कहीं कहीं तो डायरी और तमाम दूसरी विधाओं की शैली को अपनाते हुए भी उपन्यास लेखन का सिलसिला चला है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऐसी वो ज्वलंत समस्याएं और ज्वलंत चुनौतियां उपन्यासों में आती हैं। मुद्दा भारतीयता का हो या भूमंडलीकरण का, मामला मूल्यों का हो या बाजारवादी संस्कृति का, प्रश्न संस्कारों के हों या आधुनिकता के कारण पैदा होने वाली टकराहट का, सभी कुछ इन उपन्यासों में उपन्यासकारों ने बहुत ही बारीकी से उसको समझते हुए, विश्लेषण करते हुए, आत्मसात करते हुए इसमें पिरो दिया है, और उपन्यास बहुत ही प्रेरक, रोचक और बांधने वाले बन गए हैं। उपन्यास ही मोहभंग की स्थितियों, अनुभूतियों को भी अभिव्यक्त करता रहा है। दरअसल उपन्यास विधा एक ऐसी विधा है जिसमें छोटे से छोटे जीवन का और बड़ी से बड़ी जीवनचर्या का, उसका विवरण, उसका विश्लेषण, उसका उल्लेख उपन्यासकार करता है, कर सकता है। उसके पास ये छूट होती है कि वो चाहे तो जन्म से मृत्यु तक की पूरी घटनाक्रम की
क्रमानुसार प्रस्तुति कर ले। बदलते ऐतिहासिक प्रसंग हो या आर्थिक क्रांति का मसला हो, हम उदारवाद की नीति की बात कर रहे हैं, हम विदेशी व्यापार के आमंत्रण की बात कर रहे हैं, हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए निर्यात पर जो बल दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। तो जो कृषि संस्कृति है, जो ग्रामीण संस्कृति है, वो इस दौर के उपन्यास में आते आते सिमटती और संकुचित होती चली गई है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव हो या दुष्प्रभाव हो, समाज शास्त्रीय दृष्टि से बदलते हुए परिदृश्य हों, नए जमाने की वैश्विक ज्ञान विज्ञान को आयात करने और आत्मसात करने की ललक भले ही क्यों ना हो, वह भी इन उपन्यासों में देखने को मिलती है। काम चेतना और मनोविश्लेषणात्मक परिवर्तनों का बदलता हुआ घटनाक्रम, ये सब कुछ इस दौर के यानी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के बाद का जो दौर है, जिसको हम अद्यतन उपन्यास मान रहे हैं, जिसको हम 50 के बाद या 55 के बाद के उपन्यासों के रूप में देख रहे हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। प्रेमचंदोत्तर प्रारंभिक युग में जिस तरह के उपन्यास लिखे गए, उनका विकासात्मक और परिवर्तनशील रूप हमें अद्यतन और समकालीन उपन्यास लेखन में देखने को मिलता है। अर्थात प्रेमचंद के बाद के जो पहले दौर के उपन्यास थे, उनमें जो जो घटनाक्रम और स्थितियां आदियों का चित्रण मिलता है, यह जो दूसरे चरण का उपन्यास है, इसमें वह सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। मन्नू भंडारी का महाभोज इस दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपन्यास है। मन्नू भंडारी जिन्होंने इससे पहले भी बाल मनोविज्ञान को लेकर बहुत ही सुंदर उपन्यासों का सृजन किया, राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से भी उन्होंने उपन्यास लेखन की बड़ी रचनात्मक प्रस्तुतियाँ की हैं। उन्हीं मन्नू भंडारी का महाभोज जो बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्यों का एक वास्तविक रूप, एक यथार्थ चित्रण हमारे सामने करता है। हिमांशु जोशी का समय साक्षी है, एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है। मृदुला गर्ग का अनित्य उपन्यास इसी दृष्टि से, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का एक और मुख्यमंत्री इसी तरह से, लक्ष्मी नारायण लाल का हरा समंदर गोपी चंदर उपन्यास हो, ये सारे के सारे उपन्यास एक नई धमक के साथ, एक नई चुनौती के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उपन्यास जगत में एक नया युग प्रवेश कर रहा है। यहाँ आकर वह जो पूर्व चेतना है औपन्यासिक रचनाओं रचनाकारों की, वह बदल रही है। कमलेश्वर जो दूरदर्शन से या मीडिया से भी जुड़े रहे हैं और बहुत ही स्थापित और प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में, कथाकार के रूप में उनकी पहचान होती है। उनकी कहानियाँ हों या उपन्यास हों, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वही कमलेश्वर काली आंधी नाम से एक उपन्यास लिखते हैं, बाद में जिसका मंचन भी हुआ, सिनेमा के रूप में भी प्रस्तुति हुई। नागार्जुन का हीरक जयंती भी इस औपन्यासिक नवीन चेतना को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। बहुत सी महिला उपन्यासकार जो हिंदी में महिला उपन्यास लेखिकाओं के रूप में हमारे सामने आती हैं, इस कालावधि में वह भी उपस्थित होती हैं, उनकी उपस्थिति भी दर्ज होती है। समाज के मनोविज्ञान को इन महिला लेखिकाओं ने, उपन्यास लेखिकाओं ने भी बड़ी नज़दीकी से, बारीकी से समझा और पढ़ा है, और उनके अनुभवों के आधार पर, उनके जो निजी अनुभव हैं, समाज में बदलते हुए रूप को देखकर, बदलते हुए चरित्र को देखकर, पुरुष और समाज की मानसिकता को देखकर, इन महिला उपन्यास लेखिकाओं ने जो जो अनुभव बटोरे हैं, वो सीधे सीधे निजी अनुभव हैं। उनके आधार पर इन्होंने पूरी बेबाकी से, पूरे अधिकार और निडरता से उपन्यासों में इनका चित्रण भी किया है। इन उपन्यास लेखिकाओं में यदि नामों का उल्लेख करना चाहें तो कह सकते हैं उषा प्रियंवदा का नाम, मन्नू भंडारी हैं, मंजुल भगत हैं, निरुपमा सोबती हैं, मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोबती हैं, कुसुम अंसल हैं और चित्रा मुदगल हैं, ममता कालिया हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको इस श्रृंखला में हम जिनकी गणना कर सकते हैं। ये सारी वो महिला लेखिकाएं हैं जिन्होंने समाज की जहाँ जहाँ कहीं भी विद्रूपता देखी या स्त्री समाज के प्रति शोषण और अत्याचार देखा, जहाँ कहीं इनको लगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, उनको इन्होंने अपनी रचना की विषय वस्तु में पिरो दिया। नारी जीवन की स्वच्छंदता को कृष्णा सोबती ने बहुत ही बेबाकी के साथ,
बड़ी खुलेपन के साथ अपनी रचनाओं में उजागर किया। उनकी रचनाओं में डाल से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी बड़ा चर्चित उपन्यास रहा सोबती जी का, कृष्णा जी का। जिंदगी नामा उनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। यारों के यार और सूरजमुखी अंधेरे के, ये वो नाम है जो इस दृष्टि से जहाँ पर कृष्णा सोबती की जो बेबाकी है, जो खुलापन है और पूरे स्वच्छंद दृष्टि से वो उपन्यासों में उस घटनाक्रम को पिरोने का प्रयास करती हैं। नारी की बेबसी को, उसकी वेदना और पीड़ा को, उसकी भावनात्मक सह अनुभूति को इन उपन्यासों में उन्होंने चित्रित किया है। और इसी प्रकार का प्रयास हम देख सकते हैं उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी, इनके उपन्यासों में भी हमें उपलब्ध होता है। विदेश गमन करने वाले भारतीयों के भारतीय मूल्यों से जब टकराहट होती है, उनके मूल्य जब विदेशियत से टकराते हैं, पाश्चात्य संस्कृति से जब टकराते हैं, तो उस टकराहट के बाद क्या प्रतिफल होता है, क्या परिणाम आता है, किस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति जीवन में और परिवार में पैदा होती है, उनका चित्रण भी व्यावहारिक रूप से आधुनिकता के कारण जो कुछ जीवन में, जीवन शैली में चुनौतियां आती हैं, उनका भी बड़ा सुंदर और सजीव चित्रण उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यासों में किया है। उनका उपन्यास बड़ा चर्चित उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। इस उपन्यास को लेकर भी बार बार उपन्यास जगत में चर्चा होती रही है। ऐसा ही उपन्यास है यह जो नारी की मानसिक यंत्रणा को दिखाता है। ये जो 55 खंबे लाल दीवारें हैं, इसमें स्त्री जात समाज की, क्योंकि जिन स्त्रियों की बात की जाती है वो प्रतिनिधि बनकर आती हैं, तो एक उस वर्ग की जो स्त्रियां हैं, एक उस समाज की जो स्त्रियां हैं, उनकी मानसिक यंत्रणा को इस उपन्यास के माध्यम से, सामाजिक भेदभाव जो महिला जगत में महिलाओं के प्रति समाज में होता है, और आर्थिक विषमता, पुरुष पर वो स्त्री निर्भर करती है, और जब निर्भर करती है तो आर्थिक दृष्टि से वो अपने को कमज़ोर पाती है। तो यह जो भेदभाव की स्थिति है, विषमता की स्थिति है, समान धरातल पर न पहुंचने की जो पीड़ा है, वो इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने आती है। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। यह उपन्यास एक दिशाहीन, भटकावग्रस्त उस भारतीय नारी को चित्रित करता है जो अपने पथ से, अपनी संस्कृति से विलग हो गई है, वह उससे बिछड़ गई है। तो ऐसी भारतीय नारी जो तमाम दूसरे बाह्य और पाश्चात्य प्रभावों के कारण अपने पटरी से उतर गई है, अपनी लाइन से वो नीचे आ गई है, उसको इसमें बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया। विदेश गमन पर भी जो नारियां विदेश की हो नहीं पाती और भारतीय रह नहीं पाती, ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, हम विदेश चले गए, विदेश जाकर हमें विदेशी जो संस्कृति है, विदेशी जो रहन सहन की जीवन शैली है, वो हमें सुहाती नहीं, उसको हम आत्मसात कर नहीं पाते, और विदेश गमन के कारण भारतीय हम रह नहीं पाते। तो ये जो एक दुविधा और द्वंद्व की मानसिकता है, वो इन उपन्यासों में उषा प्रियंवदा ने बहुत ही खूबी के साथ उकेरी है। इस तरह हम देखते हैं कि उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यास शेष यात्रा, जो कि एक और दूसरा चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है, उसमें दुविधाग्रस्त अकेलेपन की पीड़ा, उस अजनबी और अकेलेपन से त्रस्त जो मानसिकता है, उसको इस शेष यात्रा में बहुत ही खूबी के साथ चित्रित किया। स्व से जूझती, अपने आप से संघर्ष, अपने आप से एक तरह से आंतरिक युद्ध करने की स्थिति, संघर्ष करती हुई भारतीय नारी, वह भी जिसका भरोसा टूट जाता है, जिसकी आस्था डगमगा जाती है, और फिर वह जीवन को एक संघर्ष के रूप में, एक चुनौती के रूप में सामने पाती है। ऐसी मानसिकता भी शेष यात्रा के माध्यम से उषा प्रियंवदा ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। उषा प्रियंवदा की यह स्पष्ट धारणा है कि विवाह और शादी, घर और गृहस्थी, रिश्ते और नाते, दोस्त और मित्र, ये जितने भी संबंध हैं जिनको हम अपना मान लेते हैं, और हम कहते हैं कि जीवन की इस लंबी यात्रा में मित्रता भी होनी चाहिए, रिश्ते नाते भी होने चाहिए, संबंधों की आत्मीयता भी होनी चाहिए, लेकिन और विवाह और शादी, जिसको प्रेमचंद ने एक सामाजिक समझौते के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो उसी इन्हीं सब रिश्तों के बारे में वो मानती हैं कि ये जब तक निभ रहे हैं,
जिस दिन यह रिश्ते, यह संबंध, चाहे मित्रता के हों, चाहे पारिवारिक जीवन के हों, चाहे गृहस्थ की व्यवस्था के हों, यदि एक बार टूट जाएं तो फिर पूर्ववत इनका लौट पाना कठिन होता है। ये बात नैतिक दृष्टि से भी इस बात को हम जानते हैं, स्वीकार करते रहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। ये उस सिद्धांत का एक व्यावहारिक रूप स्वीकार किया उषा प्रियंवदा ने, और उनके उपन्यासों में ये बात स्थापित हुई कि अगर एक बार गांठ आ जाए संबंधों में, रिश्तों में, मनमुटाव आ जाए, दुराव आ जाए, तो फिर शायद वह स्थिति वापस लौट नहीं पाती। वास्तव में सभी महिला हिंदी उपन्यास लेखिकाओं ने समकालीन नारी की दशा और दिशा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़कर देखा। जहाँ कहीं भी किसी स्त्री या नारी के जीवन में उसकी सामाजिक व्यवस्था के साथ संघर्षों में कहीं कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्हें अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा, तो उन अनुभवों से जोड़कर उन्होंने उसको चित्रित किया। इसलिए वह जो चित्रण है, वह जो वर्णन है, वो अत्यधिक प्रामाणिक होता चला गया, विश्वसनीय होता चला गया। वह कोरी वायवीय परिकल्पना प्रतीत नहीं होता। नारी की सामाजिक स्थिति और नियति के परिप्रेक्ष्य में प्रामाणिकता के साथ उद्घाटित करने का काम उषा प्रियंवदा ने भी किया है। डॉक्टर रामदरस मिश्र बड़े प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं और उन्होंने कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से अपना बहुत उल्लेखनीय अवदान इस क्षेत्र में किया है। वही रामदरस मिश्र जिन्होंने पानी की प्राचीर उपन्यास और जल टूटता हुआ उपन्यास और इसी तरह के अन्य अनेक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने वर्तमान समाज के और इस समाज की विद्रूपताओं को उजागर करने वाले बहुत सारे उपन्यासों के माध्यम से जो बात उठाई है, उस अनुभव के आधार पर उनका मत है कि हिंदी महिला उपन्यास लेखिकाएं किस तरह से औपन्यासिक रचना करते हुए अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। इस पर वे लिखते हैं, न तो ये लेखिकाएं पुरुष की तरह नारी को महिमा मंडित करती हैं और न उन्हें नकली रूप से पीड़ित करती हैं। इनके उपन्यासों में आमतौर पर शिक्षित मध्य वर्ग का ही चित्रण हुआ है, शिक्षित मध्य वर्ग का ही। इन लेखिकाओं में मन्नू भंडारी, जिनका आपका बंटी उपन्यास है, कृष्णा सोबती, जिनका सूरजमुखी, अंधेरे के और जिंदगी नामा जैसे उपन्यास हैं, शशि प्रभा शास्त्री, जिनका सीढ़ियाँ उपन्यास है, मंजुल भगत, जिनका चर्चित उपन्यास अनारो है, निरुपमा सोबती, जिनका मेरा नरक अपना है नाम से उपन्यास है, और सूर्यबाला मेरे संधि पत्र जैसा उपन्यास जिन्होंने लिखा, ममता कालिया, जिन्होंने बेघर नाम से बड़ा चर्चित उपन्यास लिखा। ये सब के सब उल्लेखनीय नाम हैं जो महिला लेखिकाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं और जिन्होंने सामान्यतः शिक्षित मध्य वर्ग का ही चित्रण किया। तो इस तरह रामदरस मिश्र जी ने ऐसी अनेक लेखिकाओं की चर्चा करते हुए उनके प्रदेय पर विचार किया है। इस दौर के अनेक समाजवादी उपन्यासकारों और उपन्यासों ने, उन उपन्यासकारों ने जो रचनाएं लिखी हैं, उनमें समाज और मनुष्य के सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टि से देखने का एक प्रयास, यानी सायास प्रयास हमें मिलता है। मार्क्सवादी दृष्टि से ही उन्होंने घटनाक्रम को, पात्रों को, बदलते हुए परिदृश्यों को उपन्यासों में जोड़कर रखा है। ये उपन्यासकार समाजवादी शक्तियों के शोषकों, स्वार्थी पूंजीपतियों और स्वकेंद्रित सत्ताधारियों पर उनकी इस प्रवृत्ति पर बहुत गहरी चोट करने का काम करते हैं, क्योंकि जो मार्क्सवाद का अपना एक एजेंडा है, उसके आधार पर जो शोषक समाज है, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वह प्रशासन में है, चाहे वह अन्य किसी अनुशासन में बैठा है, उनके विरुद्ध एक बड़ी तीखी गहरी चोट करने का प्रयास इन उपन्यासों के माध्यम से किया जाता है। ये उपन्यासकार किसान, मजदूर आदि जो इस तबके के, इस वर्ग के लोग हैं, उनके समर्थक और पक्षधर बनकर प्रकट होते हैं। पतनोन्मुख व्यवस्था के विनाश के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। ये इनका मानना है कि जिस तरह का समाज चल रहा है, जिसमें दो वर्ग मोटे तौर पर, एक शोषक और एक शोषित वर्ग है, और वो हर क्षेत्र में, हर वर्ग में दिखाई देता है,
तो इनका मानना है कि ये जो जब तक ये दो वर्ग रहेंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए साम्यवाद की बात भी करता है, इसलिए समानता की बात भी इस के माध्यम से की जाती है। तो इन उपन्यासकारों ने जो पतनोन्मुख व्यवस्था है उसके विनाश के लिए बहुत सारी स्थितियों को प्रकट पाया है, और समाजवादी नवीन व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए ये उपन्यासकार अलग अलग तरह से प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं पात्रों के संघर्ष के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि एक नया समाज, एक नया युग, एक नया ज़माना हमें बनाना होगा, जिसमें जो गरीब हैं, जो उपेक्षित हैं, जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, उनको केंद्र में लाने का प्रयास हमें करना होगा। उपन्यास, कहानी या नाटक आदि को ये सभी समाजवादी साहित्यकार एक नई व्यवस्था के निर्माण का सशक्त उपकरण बनाना चाहते हैं। तो उपन्यास भी इनके लिए इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने, उसका आह्वान करने का एक बड़ा मजबूत उपकरण बनकर आता है। इसलिए इस तरह की दृष्टि और दर्शन वाले उपन्यासकारों ने जो भी सृजन किया है उनमें केंद्रीय दर्शन यही रहा है। इन ऐसे उपन्यासकारों में जो बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि नामी गिरामी उपन्यासकार हैं वो यशपाल हैं। ऐसे ही रचनाकारों में समाज के खोखलेपन को उजागर करने का काम बार बार किया गया। जो यशपाल का झूठा सच और मेरी तेरी उसकी बात जैसे उपन्यास हैं वो वस्तुतः इसी दर्शन की पुनर्प्रतिष्ठा का रचनात्मक प्रयास करते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने यशपाल को बहुत बड़े फलक का रचनाकार माना है, और उन्होंने उनके औपन्यासिक अवदान में विविध रूपता, बहुत सारे तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चुनौतियां, तरह तरह की विद्रूपताएं, तरह तरह के सामाजिक सांस्कृतिक संकट, इनको उजागर करने वाला और कई कई आयामों से समस्याओं और जटिलताओं को देखने का काम करने वाला जो प्रयास है वो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने यशपाल के रचना धर्म और रचना जगत में देखा है। रामेश्वर शुक्ल, अंचल, रांगे राघव, अमृत राय ने भी इसी सोच और इसी दृष्टि से उपन्यासों का सृजन किया है। मार्क्सवादी और साम्यवादी सैद्धांतिक चिंतन से ये सारे उपन्यासकार प्रेरित रहे हैं, और इससे प्रेरणा ग्रहण करके उन्होंने अपनी रचनाओं की आधारशिला तैयार की है। इस संदर्भ में जो कथा साहित्य की समालोचक हैं बहुत ही प्रतिष्ठित, जिनको हम डॉक्टर सावित्री सिन्हा के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियों में कुछ अपनी जो मूल्यांकन करने की जो निष्कर्षात्मक स्थिति है उसको प्रस्तुत किया है। अब तक साम्यवादी चेतना साहित्य की बौद्धिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि ही बनाती रही है। मिथिला की समस्याओं और संघर्षों के चित्रण में नागार्जुन ने उन्हें जीवन का अंग बना दिया है। नागार्जुन के इस दृष्टि से लिखे गए जो उपन्यास हैं वस्तुतः वो प्रामाणिकता का आभास कराने लगते हैं। उनके उपन्यास यद्यपि समाजवादी सिद्धांतों से आच्छादित हैं, पर उनमें कोरी सैद्धांतिकता नहीं है, व्यावहारिकता भी विद्यमान है। जो कुछ नागार्जुन ने देखा है, जिया है, उस भोगे हुए जीवन को, उस ग्रामीण और आंचलिक संस्कृति के वास्तविक और यथार्थ रूप को नागार्जुन ने जैसे कैमरे से कोई रचनाकार चित्र उतार देता है, ऐसे नागार्जुन के उपन्यासों में उस प्रकार की चित्रात्मकता का आभास हमें होता है। इस प्रकार समकालीन और अद्यतन हिंदी उपन्यासों में राजनीतिक विचार और राजनीतिक विचार के साथ साथ मंत्रणा का जो पक्ष है वह भी, और दर्शन आदि का भी प्रतिबिंबन साफ दिखाई देता है। तो क्या सोच थी, क्या बदलाव था, क्या मानसिकता थी, क्या चुनौतियां थीं, ये इन उपन्यासों में और उपन्यासकारों ने बड़े सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया। इसी तरह मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लेखन की भी एक सशक्त परंपरा जो प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास से प्रारंभ होती है वो यहाँ इधर अंतिम दौर तक, यानी अगर हम अब 2014 की बात कर रहे हैं तो 2005, 2007, 2010 तक यह सिलसिला सतत दिखाई देता है, क्रमशः आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जैनेंद्र इस दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय नाम है, जिन्होंने एक से एक बेहतर उपन्यास हमें दिया है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अज्ञेय, इलाचंद जोशी और देवराज आदि का नाम हम ले सकते हैं। ये प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के वो रचनाकार हैं जो बाद में भी रचनाएं करते रहे हैं।
इस तरह मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास की जो आधारशिला इन्होंने रखी थी, उसने भी एक अपनी उपस्थिति अलग तरह से, अलग पहचान के साथ दर्ज की है। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की भी एक मजबूत परंपरा हमें इधर उपन्यासों में मिलती है, जिसमें वृंदावन लाल वर्मा, जिनकी चर्चा हमने की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री, भगवत शरण उपाध्याय, भगवती शरण मिश्र, राम कुमार भ्रमर, विश्वंबर नाथ उपाध्याय आदि, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने इतिहास को, ऐतिहासिक घटनाओं को, ऐतिहासिक पात्रों और चरित्रों को चुना और उन पर फिर औपन्यासिक रचनाएं लिखी। कहीं छोटे, कहीं मध्यम आकार के और कहीं बृहत आकार के उपन्यास भी लिखे गए। माने महाकाव्यात्मक उपन्यासों की शैली को भी आत्मसात करते हुए बहुत सी सुंदर रचनाएं हमारे सामने हिंदी जगत में आई हैं। तो ये सारे इतिहास के घटनाक्रम को कुछ उसमें कल्पना का सम्मिश्रण है और कुछ तथ्यात्मक ऐतिहासिक दृष्टि से चित्रण किया गया। तो इन दोनों के तालमेल के साथ जो रचना आती है वो बहुत ही रोचक और सुपठ्य बन के हमारे सामने आ जाती है। आंचलिक उपन्यास लेखन, इसकी भी एक सशक्त परंपरा हमें मिलती है, जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास से शुरू होती है और इधर अंतिम दौर तक हम देखते हैं कि वह सतत है, आज भी विद्यमान है और बहुत से आंचलिक उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, जिसका प्रारंभिक जो आस्वाद है वो हमें नागार्जुन के बलचनमा में, नई पौध में, या वरुण के बेटे, या और चर्चित उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ, इनमें खूब मिलती है। उदय शंकर भट्ट का लोक परलोक, सागर, लहरें और मनुष्य आदि उपन्यास इसी दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल परती परिकथा भी इसी दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है। रांगे राघव का काका और कब तक पुकारूं, ये दोनों उपन्यास आंचलिकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए उपन्यास है, इसने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह भी बताता है कि इस उपन्यास ने भी एक नए तरीके से घटनाक्रम को उठाया है। शैलेश मटियानी का बहुत ही चर्चित उपन्यास होलदार रहा। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा। राजेंद्र अवस्थी ने भी सूरज किरणों की छां नाम से एक उपन्यास लिखा, जो आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में अपनी जगह बनाता है। हिमांशु श्रीवास्तव ने नदी फिर बह चली नाम से एक उपन्यास लिखा। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे आंचलिक उपन्यासों की भी एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है, जिसमें निश्चित रूप से अंचल विशेष की समस्याओं को, अंचल की भाषिक संस्कृति को, अंचल की लोक संस्कृति को, अंचल विशेष की जो सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां हैं उनको उजागर किया गया है। वहाँ की मनोभूमि क्या है, वहाँ की मानसिकता क्या है, वहाँ का जीवन स्तर क्या है और वहाँ की विकास की जो स्थितियाँ हैं वो कितनी चिंताजनक हैं, इन सब को उन्होंने इन उपन्यासों के माध्यम से उजागर किया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के रचनाकारों में अगर हम विचार करें तो दो और नाम आते हैं। धर्मवीर भारती, जिनका गुनाहों का देवता बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास, एक ज़माने में गुनाहों का देवता बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास था, विशेष रूप से जो युवा वर्ग है उसके लिए बहुत ही आकर्षण का विषय बनता था। डॉक्टर देवराज का पथ की खोज, बाहर भीतर और अजय की डायरी, या मैं, वे और आप, ये उपन्यास देवराज के इस दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय और चर्चित उपन्यास रहे हैं। इस तरह सामाजिक उपन्यास, प्रगतिशील और प्रयोगशील उपन्यास, आधुनिक बोध के उपन्यास, महानगरीय चेतना और जीवन के उपन्यास, अंतर्मुखी वैयक्तिकता के व्यंजक उपन्यास, व्यवस्था विद्रोह के उपन्यास, यौन विकृतियों को दर्शाने वाले उपन्यास, अजनबीपन को प्रकट करने वाले उपन्यास और अकेलेपन की चुनौतियों से जूझने की मानसिकता को प्रतिबिंबित करने वाले उपन्यास, न जाने कितने प्रकार के उपन्यास लिखे गए। तो उपन्यास में, हिंदी उपन्यास में प्रयोग भी खूब हुए और बहुत से प्रयोग तो बहुत सफल हुए, उनको पाठकों ने बहुत उनकी सराहना की और उनका पूरा आनंद भी लिया। इस समयावधि के दौरान जो भी उपन्यास लिखे गए उनमें पारिवारिक जीवन और संबंधों में जो बिखराव आ रहा था वह एक केंद्रीय विषय बन रहा था। आधुनिकता के कारण, बढ़ती हुई सामाजिक समस्याओं के कारण,
बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी, अज्ञान का प्रचार था, और इन सब के साथ साथ जो आर्थिक दृष्टि से जो चुनौतियां थी, कमजोरियां थीं, जिनमें परिवार बिखर रहे थे, जिनमें रिश्ते नाते बिखर रहे थे, उन सब का बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण पारिवारिक जीवन संबंधी बिखराव के माध्यम से किया गया। सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था का जो दौर बढ़ता चला गया धीरे धीरे, और उनमें जो संबंध बनता चला गया, यानी राजनीति समाज का एक हिस्सा बन गई, और इतना अनिवार्य हिस्सा बन गई कि यह लगने लगा कि सब कुछ राजनीति से ही चालित होता है। यह एक जो बड़ी समस्या थी, यह उपन्यासों में शामिल हुई। उसके बाद व्यक्तिगत मान्यताओं का परिवर्तन। हम सोचते क्या थे, आज़ादी के समय हमने जो स्वप्न देखे थे वो टूट गए, वो बिखर गए, और फिर हमारा दर्शन, हमारी दृष्टि बदलने लगी, हमारे मूल्य बदलने लगे, और कहीं हमें समझौता करना पड़ा, कहीं हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को छोड़ना ही पड़ गया। ऐसे जो सामाजिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से व्यक्तिगत सोच और जीवन में जो मान्यताएं टूट गईं, बिखर गईं, उनमें जो परिवर्तन आ गया, उनको भी उजागर किया गया। बदलते मानवीय और सामाजिक मूल्य, मनुष्य के ही नहीं, समाज के भी। मानव एक प्रतीक रूप में जब सामने आया तो पूरी एक मानव सभ्यता के मूल्य बदलने लगे। समाज की पारंपरिक उन मूल्यों की बात जो जिनकी हम दुहाई देते हैं, उनमें भी प्रश्न चिन्ह लगने लग गए। सज्जनता जो है वो मूर्खता का पर्याय बनती चली गई। भलमनसियत जो है वो नादानी और नासमझी का पर्याय बनती चली गई। इस तरह की कुछ समस्याएं आईं। यंत्रीकरण के दुष्प्रभाव, मशीनों का हमारे जीवन में आगमन हुआ। हम साधना से निकल के साधनों के जीवन में आ गए। इससे जो समस्याएं आईं, इससे जो चुनौतियां आईं, उनका चित्रण भी उपन्यासों में किया गया। बाजारवादी और भोगवादी संस्कृति का दबाव इन उपन्यासों में साफ दिखाई देने लगा। पैसे की ललक, पैसे के पीछे या धनार्जन के लिए अपने आप को किस सीमा तक ले जाया जा सकता है या ले जाता है मनुष्य, उन सब का चित्रण किया गया, जिसकी चर्चा गबन उपन्यास में प्रेमचंद कर चुके थे। उसका विकास दूसरे रूप में यहाँ इधर आकर अद्यतन उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से अनेक ज्वलंत प्रश्न, समकालीन जो समस्याएं थीं, चाहे वो युवा लड़कियों की थी, युवा लड़कों की थी, जो कॉलेज में और स्कूलों में जाने वाले बच्चों की समस्या थी, या ये जो सेक्स को लेकर जो एक सोच बदल रही थी, चिंतन बदल रहा था, और सिनेमा का दुष्प्रभाव हमारे युवाओं पर पड़ रहा था, ऐसी तमाम रचनाओं के माध्यम से भी ये चीज़ें उजागर होती रही हैं। अंतिम दशक तक आते आते, यानी 19वीं शताब्दी का जो 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक है, वहाँ तक आते आते हम देखते हैं कि बहुत सारी महिला उपन्यासकार जिन्होंने एक से एक बेहतर उपन्यास हिंदी उपन्यास जगत को दिया। नासिरा शर्मा का नाम हमारे सामने आता है, जिन्होंने जिंदा मुहावरे नाम से बड़ा चर्चित उपन्यास दिया। प्रभा खेतान का छिन्न मस्ता नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हमारे सामने आया, जिसने हमें सोचने को बाध्य किया कि समाज का जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या है और इसकी दिशा कैसे बदलती जा रही है। सुषम वेदी का लौटना और इतर नाम से उपन्यास हमारे सामने आए। नमिता सिंह का अपनी अपनी सलीमें एक उपन्यास आया, जिसने निश्चित ही लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, पाठकों को अपनी ओर मुग्ध किया। राजी सेठ का निष्कवच और मृदुला गर्ग का कठगुलाब। कठगुलाब तो बहुत ही चर्चा का विषय रहा, और इस पर समालोचकों ने, विचारकों ने, उपन्यासविदों ने बहुत तरह तरह से अपनी टिप्पणियां भी की। अलका सारावगी का कली कथा बाईपास भी बहुत ही चर्चित उपन्यास है। इसका भी उल्लेख बार बार हिंदी उपन्यास जगत में, इधर के जो बिल्कुल अद्यतन उपन्यास हैं, अधुनातन उपन्यास हैं, उनमें इसकी चर्चा भी होती है। मैत्रेयी पुष्पा का चाक नाम से एक उपन्यास आया, चर्चा का विषय रहा, और शिवानी का 14 फेरे जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास इस तरह से हमारे सामने आते हैं। तो ये सारी जो महिला उपन्यास लेखिकाएं हैं, इनका भी सामाजिक सरोकार इनकी औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से प्रकट होता है। ये क्या सोचती हैं, ये किस तरह से देखती हैं, ये व्यवस्था में कैसा परिवर्तन चाहती हैं, ये पारंपरिक उन स्थितियों को, उन नियमों को, उन कानूनों को, उन मान्यताओं को क्यों और कैसे बदलना चाहती हैं, ये सारा इन उपन्यासों के माध्यम से हमारे सामने आता है। इस दौर के उपन्यासों में सांस्कृतिक अवमूल्यन और विघटन
सांस्कृतिक अवमूल्यन और विघटन, इनके संबंधों को उजागर करने का प्रयास किया गया। समाज के निरंतर हो रहे राजनीतिकरण के दुष्प्रभावों को, कि ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, आदमी को ये लगने लगा कि मेरा कोई भी काम बिना राजनीतिक दबाव के हो ही नहीं सकता। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए वो पॉलिटिकल प्रश्रय की ओर, राजनीतिक प्रश्रय की ओर जाना चाहता है। उसे लगता है कहीं से मैं कोई अप्रोच लगवा दूं, कहीं से मैं कोई एक सोर्स ढूंढ लूँ, एक स्रोत ढूंढ लूँ जिससे मेरा काम हो जाए। व्यक्ति के लगातार बढ़ रहे द्वंद्व और तनावों को और उसके दुष्परिणामों को, ये जो द्वंद्व बढ़ रहे हैं, ये जो तनाव बढ़ रहे हैं, उनके जो कारण हैं और इन कारणों से जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम कहाँ असर डाल रहे हैं, उस माने एक पारिवारिक जीवन में ये तनाव कहाँ संकट पैदा कर रहे हैं, इनका चित्रण भी किया गया। व्यक्ति और समाज तथा व्यक्ति और व्यवस्था के बीच लगातार जो संघर्ष बढ़ रहा है। हम सामाजिक हैं, यह ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में समाज कहाँ आड़े आ रहा है, उस समाज के सामने खड़े हो जाने, आड़े आने की के जो संकट हैं, की जो चुनौतियां हैं, वो क्या हैं, उनको उजागर किया जा रहा है। और मनुष्य तथा व्यवस्था में जो द्वंद्व चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, ऐसा लगता है कि व्यवस्था जो है वो मानवीयता के विरुद्ध खड़ी हो गई है, उनको भी बहुत सुंदर ढंग से इन उपन्यासों में उठाया गया है। महानगरीय व्यवस्था के अभिशाप को भी इन उपन्यासों में चित्रित किया गया। ये जो जीवन को जीने के लिए, भोगने के लिए हम गांव से निकलकर, छोटे कस्बों से निकलकर शहर की तरफ भागते हैं, हमें वहाँ रोज़ी रोटी की, हमें वहाँ धनार्जन की या रोज़गार आदि की जो संभावनाएं दिखाई देती हैं, उनके लिए हम अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को छोड़कर और अपने रिश्ते नातों को छोड़कर, मित्रों को छोड़कर हम महानगरों में आ जाते हैं। वहाँ आकर हमें भले ही मजदूरी करनी पड़े, भले ही हमें चाकरी करनी पड़े, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि वहाँ से कुछ पैसा कमाएंगे, फिर अपने बच्चों, अपने परिवारों को भेजेंगे। ये जो समस्याएं और चुनौतियाँ हैं, इनके कारण ये व्यवस्था उस मनुष्य के लिए कैसे अभिशाप बन जाती है, कैसी भयावह स्थितियों का सामना उसे रह रहकर करना पड़ता है कि उसका परिवार भी फिर उन तमाम स्थितियों के कारण कष्ट का भागी बनता है। आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद, इनकी विद्रूपताओं का दबाव भी हमें समाज और सामाजिक पर दिखाई देता है, जो इन उपन्यासकारों ने निश्चित रूप से उसमें पिरोया है। गांव और शहरों की टकराहट, गांव में रहने वालों को लगता है कि शहर बहुत अच्छे हैं, और शहर में बहुत समय तक रहने के बाद लगता है कि गांव कहीं बेहतर थे। क्यों? क्योंकि वो जो नॉस्टैल्जिया की भावना है, जो छूट गया है, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो बहुत ही कष्टप्रद होती हैं। वहाँ का परिवेश, वहाँ का वातावरण, वहाँ का जलवायु, वहाँ के तमाम खान पान की शुद्धता, इन सब की स्मृतियाँ जब होती हैं तो शहरी जो जीवन है वो नारकीय सा प्रतीत होता है। तो उस मानसिकता का चित्रण भी इन उपन्यासों में किया गया। बिखरते टूटते परिवेश को, परिवेश भी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। हमें लगता है कि हम जहाँ रहते हैं वो एक सुव्यवस्थित घर है, लेकिन वो सुव्यवस्थित घर नहीं होता, वो वस्तुतः बिखरावट के साथ हमारे साथ चलता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक किसी खंडित जीवन को जीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। रिश्ते नातों के बदलते रूप, नए नए रूप आ रहे हैं। हम उन रिश्तों और उन नातों की कल्पना भी नहीं करते थे। कभी कभी जिन रिश्ते और नातों को हम बता भी नहीं सकते थे, संकोच करते थे, आज वो रिश्ते नाते वैधानिक आवरण लेने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इन उपन्यासकारों ने समाज में बहुत नज़दीक से ऐसे बदलाव को अनुभूत किया और उसको देखकर फिर उस उपन्यास के कथानक या उसकी विषय वस्तु के साथ जोड़ा, पात्रों के साथ जोड़ा। इस तरह बहुत ही विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ ये चीज़ें इन उपन्यासों में हमारे सामने आती चली गई। इस नए दौर की नई औपन्यासिक चेतना, ये नया दौर था और नई औपन्यासिक चेतना भी थी। इनमें उपन्यास संस्मरणात्मक हुए, रेखा चित्रात्मक हुए, फैंटेसी से प्रेरित हुए, चेतना प्रवाह शैली से प्रेरित हुए, और यही नहीं, पत्रात्मक शैली में भी उपन्यास लेखन की एक परिपाटी चल निकली। मूलतः यहाँ तक आते आते उपन्यास का जो
संरचनात्मक स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं, उसकी जो बनावट और बुनावट कह सकते हैं, वो भी बदलने लगा। उसका रूपबंध पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी। उपन्यास विधा में नए नए और नित रचनात्मक प्रयोग यह किए जाने लगे। एक कटी हुई जिंदगी और एक कटा हुआ कागज जैसे शीर्षक इस बात के साक्षी हैं। एक कटी हुई जिंदगी और एक कटा हुआ कागज, इसमें पूरी प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से जो जीवन की ऐसी चुनौती भरी और संकट और समस्या भरी जो स्थितियां हैं, उनको उजागर करने का प्रयास लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस तरह के उपन्यास शीर्षकों के माध्यम से किया। बहुत से अन्य उपन्यासकारों ने भी प्रतीक व्यवस्था को इसके माध्यम से, या मिथकीय जो पात्र चयन किया, मिथकीय औपन्यासिक रचनाओं में भी इस तरह के प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। मनमथ नाथ गुप्त का शहीद और शोहदे 1970 का बड़ा चर्चित उपन्यास है। राजेंद्र यादव का अनदेखे अनजान पुल 1963 का। हिमांशु श्रीवास्तव का कथा सूर्य की नई यात्रा। शैलेश मटियानी का किस्सा नर्मदा बहन और गंगूबाई, ये 2 उपन्यास। रमेश चंद शाह का गोबर गणेश और किस्सा गुलाम 1986 के आसपास के उपन्यास हैं दोनों। रमाकांत का प्यादा फर्जी अरदब, यह भी बहुत चर्चित उपन्यास है। मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने 1971 में आया। रामकुमार भ्रमर का कांच घर 1971 में आया। भीष्म साहनी का कड़ियाँ 1970 में और तमस 1973 में, जिस पर बहुत ही चर्चित धारावाहिक और फिल्म भी बने। रमेश बख्शी का बैसाखियों वाली इमारतें 1966 में। एक घिसा हुआ चेहरा 1964 में। कमलेश्वर का आगामी अतीत 1976 में। काली आंधी। प्रयाग शुक्ल का गठरी नाम से एक उपन्यास आया 1986 में। हृदयेश का गांठ नाम से 1970 में और हत्या नाम से 1971 में एक उपन्यास आया। एक के बाद एक उपन्यास लेखन का यह सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मृदुला गर्ग का चित्तकोबरा, मंजुला भगत का लेडी क्लब और अनारो, ये 2 उपन्यास। गोविंद मिश्र का वह अपना चेहरा 1971 में। राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला और दिल एक सादा कागज, ये उपन्यास आए। कृष्णा अग्निहोत्री का टपेरे वाले नाम से एक उपन्यास आया। हम देख सकते हैं कि इन उपन्यासों की वस्तु में, इनकी प्रस्तुति में एक विविधता का बोध हमें होता है, लेकिन केंद्र में समस्या मूलक उपन्यास ही हमें दिखाई देता है। अलग अलग तरह से समस्याएं इन उपन्यासों के माध्यम से उठाई गई हैं। मेहरुनिसा परवेज ने आँखों की दहलीज और उसका घर नाम से उपन्यास लिखा। मालती जोशी का पाषाण युग। नरेंद्र कोहली का दीक्षा और अवसर नाम से उपन्यास। हरिशंकर परसाई का रानी नागमती की कहानी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के तो 3-4 उपन्यास बड़े चर्चित रहे जो आए। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कच्ची सड़क, अंधेरे का अंधेरा। ये जो उपन्यासों का एक क्रम है और उपन्यासकार एक के बाद एक उपन्यास देता है हमें 1-1 साल के अंतराल पर, 2-2 साल के अंतराल पर, तो इससे पता लगता है कि हिंदी उपन्यास जो है उसकी सतत धारा रही है। ऐसा नहीं कि वो कहीं अवरुद्ध हो रही है, लगातार उपन्यास लेखन का ये सिलसिला चल रहा है। हरिप्रकाश त्यागी ने दूसरा आदमी लाओ, ये उपन्यास लिखा, चर्चित उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा का फिर भी कुछ। प्रभाकर माचवे का दर्द के पैबंद और किस लिए। इधर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास लेखन भी बहुत चर्चा में आया। स्वप्नमयी उपन्यास उनका बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत उपन्यास आया। सुदर्शन चोपड़ा का सम्मोहन उपन्यास हमारे सामने आया। द्रोणवीर कोहली का टूटे हुए सूर्य और टप्पर गाड़ी नाम से उपन्यास आया। राजी सेठ का तत्सत और मुद्रा राक्षस का हम सब मनसा राम आदि। एक के बाद एक अनेक उपन्यास हैं, यानी उपन्यासों की ये धारा लगातार हमारे सामने नए नए आयामों को उजागर करती हुई चली आ रही है। इस तरह हम देखते हैं कि यह विकास यात्रा लगातार मजबूत हो रही है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बाद उपन्यासों ने जो दशा और दिशा बदली है और जिस तरफ उन्मुख होकर उन आयामों की ओर फोकस किया है, वो वस्तुतः अपार हैं, अनंत हैं, और वो सब इसके माध्यम से आ रहे हैं।
विकास यात्रा को मजबूत करने वाले इन उपन्यासों में, समकालीन हिंदी उपन्यासों में भोगे हुए जीवन के यथार्थ को वरीयता दी गई है। ये दूसरे के दुख और दर्द के उपन्यास नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ये स्वानुभूत पीड़ा है जो उपन्यासों के चारित्रिक प्रस्तुति के माध्यम से आ रही है। उनकी निजी जिंदगी और निजी अनुभव दुनिया को इस रूप में चित्रित करने का प्रयास करते हैं। यह उपन्यासकार स्व में उलझकर रह गए प्रतीत भी होते हैं। कभी कभी लगता है कि ये केवल अपनी और अपनी चिंता इन उपन्यासों के माध्यम से हो रही है, लेकिन यदि हम स्व के चित्रण की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक किसी चित्रण को देख भी सकते हैं, उसका अनुभव भी कर सकते हैं। बदलते सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संबंधों ने स्त्री पुरुष की राग शक्ति को, जो दोनों में प्रेम होता है, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, जो व्यवधान आ रहा है, काम और प्रेम भावना को भी दूषित किया है। ये जो बाजारवाद है, ये जो धन की ओर आकृष्ट होने की एक उत्कट लालसा है, इनसे जो दाम्पत्य जीवन के संबंध हैं उनमें भी एक व्यवधान आ रहा है, एक दूरियां आ रही हैं, एक अकेलापन, एक अजनबीपन उनमें भी आ रहा है। तो ऐसे और काम और प्रेम की जो संघर्ष है उसको भी इनमें चित्रित करने का, उकेरने का प्रयास इन उपन्यासकारों ने किया है। भोग्या बनकर, मात्र देह बनकर रह गई स्त्री के सेक्स प्रसंगों को इस युग का उपन्यासकार पूरे आनंद के साथ बखान करने में लिप्त दिखाई देता है। नर नारी मिलन में अब तृप्ति नहीं, एक अतृप्ति जन्म लेती इन उपन्यासों में दिखाई देती है। स्त्री के साथ केवल दैहिक रिश्ता ही रह जाता है, अन्य कोई संबंध शेष नहीं रहता। ऐसा इन उपन्यासों के अनेक पात्रों, घटनाक्रमों के माध्यम से हमारे सामने आता है। मृदुला गर्ग का चित्त कोबरा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स भी कोरा शारीरिक भोग ही इस जीवन का सत्य बन गया, इसको उजागर करता है। पुरुष उत्तेजना का धधकता हुआ एक ज्वालामुखी गोविंद मिश्र के उपन्यास के रूप में वह अपना चेहरा हमारे सामने आता है। हम देख सकते हैं कि मनोहर श्याम जोशी ने भी उपन्यास जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई। कुरु कुरु स्वाहा और कसप नाम से जो दो उपन्यास आए उन्होंने एक क्रांतिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज की। और मनोहर श्याम जोशी जो कि टेलीविज़न से और मीडिया से भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने इन उपन्यासों के माध्यम से एक नई सोच और एक नई दृष्टि को हमारे सामने रखा है। ये भी सेक्स केंद्रित जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने में आगे रहे हैं। नव विवाहिता पत्नी से पति के संभोग आदि न कर पाने की जो व्यवस्था और बाध्यता है, जो मानसिकता है, गिरिराज किशोर ने यात्राएं नाम से एक उपन्यास इस तरह का लिखा। इन उपन्यासों में विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों, व्यक्तियों, उनके एकाकीपन और अजनबीपन तथा नीरस बन गए जीवन से जो ऊब पैदा होती है, जो बेचैनी और छटपटाहट पैदा होती है, उनको भी बड़ी खूबी के साथ उपन्यासों में उतारा है। हम विदेश गमन की जो लालसा और इच्छा है ये रहती तो है, हमें लगता है कि हमारे बच्चे विदेश चले जाएं, उनको वहाँ नौकरी मिल जाए, वो वहाँ अपना कार्य व्यापार करें, लेकिन उसके बाद उस संस्कृति में वो खप पाएंगे कि नहीं, वो रच पच पाएंगे कि नहीं, वो वहाँ पर अपने आप को निभाने की स्थिति में ला पाएंगे कि नहीं, ये हम नहीं सोच पाते। लेकिन जब ये संकट, ये चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं तो हमें पता लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है, और इन उपन्यासकारों ने उसको भी उजागर किया। निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, राम कुमार, उषा प्रियंवदा आदि ने ऐसी ही विदेश गमन के कारण जीवन और समाज में, परिवार में आने वाली चुनौतियों को उपन्यासों में पिरोया है। नारी की वासनात्मक अतृप्ति का विस्फोट भी इन उपन्यासों में यत्र तत्र दिखाई देता है। श्याम व्यास का उपन्यास एक प्यासा तालाब इसी तरह का एक उपन्यास है, जहाँ पर संबंध बनाने की, वासनात्मकता की जो उत्कट इच्छा है वो अनंत प्रतीत होती है। 9वें-10वें दशक में आकर हिंदी उपन्यास ने अपनी दिशा और बदली। भैरव प्रसाद गुप्त का काशी बाबू 1987 में, भाग्य देवता 1990 में, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993 में, छोटी सी शुरुआत 1997 में, इस तरह ये उपन्यास हमारे सामने आते चले गए। मध्यवर्गीय परिवारों की स्थितियों को, उनकी सामाजिक परिवेश से पैदा होने वाली राग, द्वेष और ईर्ष्याओं को इन उपन्यासों के माध्यम से चित्रित किया गया।
भीष्म साहनी के उपन्यास मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में लिखा गया उपन्यास है। ये सारे के सारे उपन्यास ऐसी समकालीन अद्यतन उन समस्याओं को हमारे सामने प्रकट करते हैं जो जिनका सामना हम सब कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वैशिष्ट्य के साथ ये उपन्यास हमारे सामने आते हैं। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर है, कृष्ण बलदेव वैद का मायालोक, काला कालोज, एक नौकरानी की डायरी, श्रीलाल शुक्र का विश्रामपुर का संत, शैलेश मटियानी का उत्तरकांड, इसी तरह से गिरिराज किशोर का यातना घर, पहला गिरमिटिया, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद, विवेकी राय का समर शेष है, मंगल भवन, अमंगलहारी, देहरी पार, कृष्णा सोबती का दिलो दानिश, समय सरगम, बीच की दीवार, सुख जीवी, ये अमरकांत के 2 उपन्यास हैं। ऐसे तमाम उपन्यास इनका उल्लेख किया जा सकता है। इस सारे उपन्यासिक क्रमिक विकास को ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि रमेश उपाध्याय, अभिमन्यु अनंत जो मॉरिशस के निवासी हैं, अभिमन्यु अनंत, उन्होंने भी हिंदी जगत को बहुत सारे उपन्यास दिए। सुदर्शन नारंग, महीप सिंह और इसी तरह मृणाल पांडे, दिनेश नंदिनी डालमिया, शशि प्रभा शास्त्री, चंद्रकांता, रीता शुक्ला, बहुत सारे नाम हैं जिनको ले सकते हैं। भगवान सिंह, देवेश ठाकुर, धर्मेंद्र गुप्त, संजीव, पंकज बिष्ट, असगर वजाहत, जगदीश चतुर्वेदी, दूधनाथ सिंह आदि आदि, इन्होंने एक के बाद एक तमाम महत्वपूर्ण उपन्यास हमें दिए हैं। छोटे बड़े हम देख सकते हैं कि हिंदी उपन्यास की यह यात्रा जो लगभग 150 साल की हो गई है, यह भारतेंदु युग से चलकर और इधर 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर तक हमारे सामने अलग अलग शेड्स में अलग अलग अर्थचटाओं के साथ आती है। ओके, सो मित्रों, 5 व्याख्यान में हम लोगों ने हिंदी उपन्यास की यात्रा को समझने की कोशिश की है। विभिन्न कालखंड में किस तरह से उपन्यास लिखे गए, क्या उसकी प्रकृति रही, कौन कौन से मुख्य कथाकार उपन्यासकार थे, उसके ऊपर हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा किया है। अब आपको सोचना है कि किस कालखंड के उपन्यास को और किस विषय वस्तु को आप पढ़ें, उसके अनुसार आप तय करके आप उपन्यास को पढ़ सकते हैं और एक सही परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन कर आप जो ग्रहण करना होता है उसको उपन्यास में बताया गया है, जो भी संदेश दिया गया उसे ग्रहित कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर पीसी टंडन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।